गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग मनुष्य में पोषण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आज मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, मनुष्य में परपोषित पोषण होता है, ये आप जानते हैं। और मनुष्य के अंदर जो भोजन का पाचन होता है, पाचन तंत्र में होता है। तो पाचन तंत्र जो होता है वह दो भाग से मिलकर बना होता है। एक तो आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आहार नाल के अंतर्गत आपको बताया भी गया है, पुनः एक बार आपको याद दिला दे रहे हैं कि आहार नाल के मुख्य भाग निम्न होते हैं। और मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल के मतलब ये कि मुंह से लेकर गुदा द्वार तक, एनस तक, जिससे होकर भोजन गुजरता है, वो पूरा भाग आहार नाल कहलाता है। आहार नाल के प्रमुख भाग मुख और मुख गुहा, माउथ एंड माउथ पार्ट। दूसरा उसका फेरिंक्स होता है, जिसको हम ग्रसनी कहते हैं। माउथ पार्ट के पिछले हिस्से को ग्रसनी कहा जाता है, जिसमें भोजन नली और श्वास नली आके खुलती है। फिर उसके बाद भोजन मुंह से जिस नली के द्वारा आमाशय तक पहुंचता है उसको ग्रास नली या ओसोफेगस कहते हैं। उसके बाद होता है आमाशय, जो आहार नाल में ब्लैडर नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें भोजन जाता है मुंह से इकट्ठा होता है, वो आमाशय होता है। उसके बाद छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है। एक एक करके इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ जो पाचन तंत्र में प्रमुख ग्रंथियां होती हैं, लाल ग्रंथियां जो मुंह के अंदर पाई जाती है, और मनुष्य के मुंह में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं। 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिससे सलाइवा का सेक्रीशन होता है। और उस सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज। तो जो पाचन होता है मनुष्य में मुंह से ही शुरू हो जाता है। उसके साथ लाल ग्रंथियां भोजन को लाल ग्रंथियों से निकलने वाला जो सलाइवा होता है वो भोजन को निकलने में आसानी होती है। उसके साथ जो जठर ग्रंथियां होती है, आमाशय की दीवारों में बहुत सी छोटे छोटे जठर ग्रंथियां होती हैं, जिससे जठर रस निकलता है। और जठर रस में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम जो भोजन को पचाते हैं, पेप्सिन, रेनिन, जठर लाइपेज होते हैं। उसके साथ जठर रस में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो भोजन के जो कड़े पदार्थ, हड्डियां वगैरह को गलाने में मदद करता है, माध्यम को अम्लीय बनाता है। अगला जो ग्रंथि होती है यकृत, जो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। लीवर से पित्त निकलता है। उसके बाद होता है अग्नाशय, जो अग्नाशय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, जिससे अग्नाशयी रस निकलता है, जिसमें भोजन के पाचन के लिए आवश्यक सभी एंजाइम होते हैं। और उसके आंत की दीवारों में आंतीय ग्रंथियां होती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं। दीवारों के अंदर लीवर पुरेन की दरारें होती हैं, जिसमें ब्रूनर ग्रंथियां होती हैं, जो म्यूकस का स्राव करती हैं। गोबलेट ग्रंथ होते हैं, जिससे म्यूकस निकलता है। और आंतीय ग्रंथियों से आंतीय रस निकलता है, जिसको सक्कस एंटेरिकस भी कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, मुख गुहा के बारे में आप पढ़े थे। तो मुख गुहा में दांतों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। उसके साथ मुख गुहा में प्रमुख जो भाग होता है, प्रमुख जो अंग पाए जाते हैं, एक तो होता है दांत, जिसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि मनुष्य में जो दांत होते हैं वो गर्ददंती, विषमदंती, मतलब गर्ददंती जो गर्द में यानी जबड़े में जो हड्डी जबड़ा होता है उसमें धंसे होते हैं। तो इन दांतों के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद उसमें होता है टॉन्ग, जीवा। और उसके साथ होता है
सैलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां। यह 3 मुख गुहा में इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मुख गुहा में पाचन के लिए आवश्यक होते हैं। तो अब हम लोग दांत के बारे में स्टडी कर चुके हैं पिछले वीडियो में, जिह्वा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और लार ग्रंथियों के बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल के भाग में जो मुख गुहा होता है उसमें 2 पार्ट ऐसे हैं जो पाचन के लिए आवश्यक होते हैं। उन पार्ट में दांत होते हैं जो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। दूसरा जो पार्ट होता है मुख्य भाग, जिसको हम जीवा कहते हैं, टंग कहते हैं, जुबान कहते हैं, यह भी पाचन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आप जानते हैं कि जो जीवा होती है वह एक मांसल पेशीय रचना होती है, जिसके ऊपर छोटे छोटे बहुत से स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिससे हमें स्वाद का ज्ञान होता है। पिछली कक्षा में आप पढ़े होंगे कि मनुष्य के शरीर में जो मुख्य संवेदी अंग होते हैं, ज्ञान इंद्रियां होती हैं, वो 5 होती हैं। उसमें से एक जीवा भी होता है, जीभ भी होता है। आंख, नाक, कान और त्वचा, ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उसमें जो जीभ होता है वो भी ज्ञान इंद्रिय है, ये स्वाद का अनुभव कराती है। तो जीभ के ऊपर मतलब श्लेष्म झिल्ली होती है, जिसे म्यूकस श्लेष्म का स्राव होता है जो उसको नम बनाए रखती है। उसके साथ साथ उसमें छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो अलग अलग स्वाद का अनुभव कराते हैं। इसको एक बार देख लेते हैं कि जीभ की रचना है। इसके सबसे आगे, जीभ के सबसे मतलब अगले सिरे पर मीठे स्वाद वाली टेस्ट बर्ड्स होते हैं। जीभ के सबसे पिछले सिरे जो होते हैं वहां पे कड़वे स्वाद के लिए कलिकाएं होती हैं, बीच में नमकीन स्वाद वाली कलिकाएं होती हैं, और जीभ के दोनों किनारे पर, आगे भी नहीं और पीछे, बीच से किनारे पे जो होता है वो खट्टे स्वाद की कलिकाएं होती हैं। जीभ का पिछला जो सिरा होता है उस पे जीवा टॉन्सिस होता है, और उसी के ऊपर एक एपिग्लॉटिस, घाटी ढौपन जिसको कहा जाता है, जो भोजन करते समय जब भोजन अंदर निगला जाता है उस समय यह ढक्कन, जो श्वास नली होती है उसकी जो ओपनिंग होती है, जिसको ग्लॉटिस कहा जाता है, उसको ये ढक लेती है। इसके बारे में आप आगे बढ़ेंगे। तो ये जिह्वा जो होता है यह भोजन को पचाने में मदद करता है। भोजन को में लार को मिलाना और निगलना, स्वाद का अनुभव कराना, यह जिह्वा के द्वारा ही होता है। उसके साथ साथ माउथ में तीसरा एक चीज होता है सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां, जिसको हम पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ये लार ग्रंथियों से लार का स्राव होता है, जो भोजन को निगलने में, और कुछ पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसके बारे में हम पाचक ग्रंथियों में अध्ययन करेंगे। बच्चों, तो मुख गुहा के बारे में हम पढ़ लिए। इसके बाद जो आहार नाल का दूसरा भाग होता है ग्रास नली, ग्रास नली से पहले आता है ग्रसनी, फेरिक्स। ये जो पार्ट है आहार नाल का, जो मुख गुहा होती है, तो मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है वह कीप के आकार का हो जाता है। उसी को ग्रसनी या घाटी के नाम से जो जानते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। तो उस फेरिंग्स के अंदर 2 ओपनिंग, 2 नली खुली रहती है। एक सामान्य यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। जैसे ये मुख गुहा है, इसका जो पिछला पार्ट कहलाएगा, ये पिछला पार्ट कीप के नुमा का हो जाता है, ये कहलाता है। यही जो पार्ट होता है इसको एक साथ जो है ग्रसनी कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। और फेरिंग्स से ही
बोलने में जो आवाज में झंझनाहट आती है, इसी की वजह से उत्पन्न होती है। अब बच्चों देखो, फेरिंक्स में एक बड़ा ओपनिंग होता है, बड़ा द्वार खुला होता है, जिसको हम निगल द्वार कहते हैं, गलेट कहते हैं, यानी भोजन नली का जो सिरा इसी फेरिंक्स में खुला रहता है। और एक दूसरी ओपनिंग होती है जो आपके सांस नली का होता है, जिससे हम सांस लेते हैं। तो सांस नली का भी ओपनिंग फेरिंक्स में ही खुला रहता है, यानी फेरिंक्स के अंदर दो छिद्र होते हैं, एक बड़ा होता है निगल द्वार और एक सांस नली का जो द्वार होता है, इसको घाटी द्वार कहते हैं। ये घाटी द्वार है, ग्लोटिस और निगल द्वार, गलेट। बच्चों, इस घाटी द्वार के ऊपर एक कार्टिलेजिनस यानी कार्टिलेज का बना हुआ पत्ती के समान एक रचना लपकती है, जो भोजन करते समय ग्लोटिस यानी घाटी द्वार को ढक लेती है। इसको कहा जाता है एपिग्लोटिस यानी घाटी द्वार ढापन। ये एपिग्लोटिस जो होता है, ये घाटी द्वार को ढक लेती है, जिसके वजह से भोजन के कण सांस नली में नहीं जाते हैं। तो ये निगल द्वार और घाटी द्वार दोनों इस क्रॉस नली में खुलते हैं। इस क्रॉसनी की जो लंबाई होती है वो 12 से 14 सेंटीमीटर तक हो सकती है। बच्चों, उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है ग्रास नली का, ओसोफेगस। ओसोफेगस देखो, जो फेरिंक्स होता है, यहां से भोजन, मुंह से जब भोजन नीचे जाता है, ये जो नली होती है जिससे होकर भोजन नीचे आमाशय में जाता है, और ये वक्ष गुहा से नीचे आमाशय का रीजन होता है, जहां पे डायफ्राम होता है, एक रचना होती है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, पेशीय रचना है ये डायफ्राम। ये डायफ्राम होता है। यहां पे आमाशय की रचना आप पढ़े होंगे, तो यहां पे आमाशय इस रचना की बनी होती है। ये आमाशय तो ये जो नली होती है, जो मुंह से भोजन जिस नली के द्वारा आमाशय तक पहुंचता है, उसी नली को कहा जाता है भोजन नली या ग्रास नली या ग्रसिका ओसोफेगस। ये ओसोफेगस होता है, इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। यह एक मस्कुलर पाइपनुमा रचना होती है, जिसके अंदर श्लेष्म ग्रंथियां यानी उसके श्लेष्म झिल्ली से श्लेष्म ग्रंथियां निकलती हैं, म्यूकस निकलते हैं, जो भोजन को आगे सरकने में मदद करते हैं। उसके साथ इसकी दीवारों में पेरिस्टालसिस कर्माकुचन गति होती है, उससे भी भोजन आगे सरकता है। कर्माकुचन गति के मतलब यह है कि जैसे ये नली है, तो यहाँ दबती है, यहाँ उठती है, ये क्रम से ऐसा होता रहता है, इसी को कर्माकुचन कहा जाता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो आहार नाल के अधिकतर भाग में होता है, यानी यहीं से ये पेरिस्टालसिस यहीं से शुरू है, ये भोजन के पार्ट हैं। इस तरह भोजन सरकते हुए आमाशय में पहुंचता है। बच्चों, इसके बाद जो पार्ट होता है वो होता है आमाशय। स्टमक आहार नाल में जो सबसे बड़ा ब्लैडर नुमा थैले नुमा जो रचना होती है, उसी को आहार नाल कहा जाता है, वो सॉरी आमाशय कहा जाता है, स्टमक कहा जाता है। ये है स्टमक। तो स्टमक की रचना के बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। हाँ बच्चों, ग्रास नली के बाद जो भाग होता है आमाशय होता है। अभी आपको हम बताए हैं कि ग्रास नली के द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचता है। तो आमाशय एक फैलेनुमा रचना होती है, जो जे के आकार की होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। एक आमाशय का फिगर यहाँ बना हुआ है, इसको देखिए। आमाशय के अध्ययन के लिए इसके 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। इसे मुख्यतः 4 भाग होते हैं, 4 रीजन होते हैं इसके। एक होता है कार्डियक भाग। कार्डियक भाग जहां से ग्रास नली आमाशय में मिलती है, उसके शुरुआती भाग को ही कार्डियक भाग कहते हैं। कार्डियक भाग के ऊपर
एक स्फिंक्टर यानी अवरोधनी, इसको संकोचक लगा होता है जो भोजन नली से आमाशय में आने पर कंट्रोल करता है। इसको हम कार्डियक संकोचक कहते हैं। इस भाग में बहुत सी ग्रंथियां होती हैं जिससे वो स्राव होता है पाचक रसों का। उसके साथ जो दूसरा भाग होता है, ये जो फूला हुआ भाग होता है, इसको हम फंडिक रीजन कहते हैं। फंडिक रीजन में बहुत सी छोटी छोटी करोड़ों ग्रंथियां होती हैं, यानी 2 से 3.5 करोड़ छोटे छोटे स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्लैंड्स को कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जठर ग्रंथियां, इनसे जठर रस निकलता है जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद एक भाग होता है आमाशय का, जो अंतिम भाग जहां से आमाशय और ग्रहणी एक दूसरे से मिले रहते हैं, उस रीजन को पाइलोरिक भाग कहा जाता है। और यहाँ एक जो है स्फिंक्टर संकोचक लगा होता है जो आमाशय से आंत में भोजन जाने को कंट्रोल करता है, तो इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर या पाइलोरिक संकोचक कहा जाता है। इस रीजन में भी ग्रंथियां होती हैं जिससे म्यूकस का स्राव सबसे अधिक होता है, यानी जठर ग्रंथियों की सबसे अधिक संख्या फंडिक रीजन में होती है। और श्लेष ग्रंथियां जो होती है म्यूकस ग्लैंड्स, गोबलेट ग्लैंड्स भी कहते हैं, उनका स्राव यहाँ से होता है। ये म्यूकस अधिक मात्रा में स्राव होने से आमाशय की दीवारों की सुरक्षा जठर रस और उसमें पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होती है। तो जठर रस में पाचक एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं जो भोजन में मिलते हैं। देखो, जब बच्चों को भोजन से आता है तो इसकी दीवारों में एक गति होती है, यानी इसमें भोजन को मथा जाता है। उसको हम गति के द्वारा, पेशी गति के द्वारा भोजन को मथ दिया जाता है। इस गति को हम पेरिस्टॉलिसिस कहा जाता है। तो जब भोजन एक दूसरे में लेय के रूप में बदल जाता है और उसमें सारे गैस्ट्रिक एंजाइम और गैस्ट्रिक जूस और म्यूकस सब मिल करके भोजन लेय के रूप में बदल जाता है, वहां से भोजन आगे छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो अगला भाग जो होता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे।